Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live. We are back on the Creatrix YouTube channel for the लक्ष्य गेट 2022 बैच लक्ष्य जीत का. और बेटा आज हम लोग ले आए हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पावर डायोड पार्ट 2. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक डायोड की कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, उससे रिलेटेड सेमीकंडक्टर के सभी कॉन्सेप्ट से आपको अवेयर कराया था. और आज हम ये देखेंगे जब ये डायोड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पहुंचेगा तो इसके अंदर क्या चेंजेस होंगे, उन चेंजेस से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये सारी बातें डिस्कस होने वाली हैं आज के लेक्चर में. तो जल्दी से बेटा दबा के लाइक ठोक देंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे. मैक्सिमम बच्चों को बुला लेंगे, बता देंगे कि अंकित सर लाइव आ चुके हैं. हर किसी को जुड़ जाना है, मचा देना है भैया, हल्ला मच जाना चाहिए, गली गली में शोर हो जाना चाहिए. चलिए, so let me start by first introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and currently I am pursuing a role as a director in an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी चीजें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमारी पूरी टीम सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश में लगी है कि इस चैनल से हमें मैक्सिमम सिलेक्शन निकालने हैं, मैक्सिमम रैंक्स निकालनी है और मैक्सिमम बच्चों को सफलता के मुकाम तक पहुंचाना है. इसके लिए हमारे इनिशिएटिव ना सिर्फ इस चैनल पे आते हैं बल्कि आते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी. तो अगर आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो आप हमारा कोई भी इनिशिएटिव एक्सेस कर सकते हो सिंपली बाय अनलॉकिंग इट यूजिंग द कोड अंकित ESE. इसके अलावा मेरी जो स्पेशल क्लासेस हैं भाई वो यहां मिलती हैं. यहां पे अपकमिंग में जाओगे तो हमें पाओगे और पता चलेगा कौन कौन सी क्लासेस हम आगे लेने वाले हैं. तो अपकमिंग को जरूर चेक करेंगे और जो पीछे हो चुकी हैं यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन गेट के लिए, PSU के लिए आपको मिल जाएंगे. और आपके लिए बेटा मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जिसमें 10,000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर गेट एग्जामिनेशन. यहां पे 10,000 क्वेश्चन लगाने के बाद गेट में क्वेश्चन ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो बेटा जल्दी से जुड़ जाओ हमारे साथ इस सीरीज में. इसके लिए स्पेशल क्लास पे आना पड़ेगा और स्पेशल पे आने के लिए कोड लगाना पड़ेगा अंकित ESE. और आप चाहो तो प्लस पे आ सकते हो हमारे साथ, जहां मिलेंगे लाइव क्लास बाय ऑल द टॉप एजुकेटर कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स. ना सिर्फ इतना, डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और किए जाएंगे सारे डाउट्स आंसर. एक सब्सक्रिप्शन में गेट, ESE, PSU, स्टेट AE सबकी तैयारी कराई जाएगी. और ना सिर्फ इतना, हर क्लास के नोट्स भी प्रोवाइडेड रहेंगे, क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइडेड रहेगा, सब कुछ मिलेगा एक सब्सक्रिप्शन में. और अगर इससे ऊंची उड़ान भरनी है तो जाइए आइकॉनिक के लिए भी. यहां पे तैयारी में आपके क्लास के साथ भी, क्लास के बाद भी आपका साथ दिया जाएगा, क्योंकि मिलेगा पर्सनल कोच जो बनवाएगा स्टडी प्लानर. टीचर्स कंडक्ट करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन जहां करेंगे आपको गाइड, मोटिवेट एंड इंस्पायर. आपके टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और बेटा एक डेडिकेटेड टीम जो करेगी सारे डाउट्स आंसर. अब यहां पे अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE तो आपको इमीडिएटली मिलेगा 10% का डिस्काउंट और मेरे पर्सनल गाइडेंस, साथ ही साथ इस कोड से जुड़े बाकी सारे बेनिफिट. और बेटा 9 जून यानी परसों डेट मार्क कर लो, डेट मार्क कर लो बेटा. इस दिन हो रहा है आपके लिए नया बैच स्टार्ट. नया बैच स्टार्ट होने के साथ साथ 9 जून तक आपको मिल रहा है 12 मंथ पे 2 मंथ एक्स्ट्रा और 24 मंथ्स पे 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन. 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन. तो बेटा अगर अभी भी कोई ज्वाइन करता है तो वेंसडे तक ये ऑफर एप्लीकेबल है. 12+2 24+3. इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे ताकि इस ऑफर को अवेल कर पाए. और अवेल करने के लिए कोड लगा देना बेटा अंकित ESE. और 13 जून यानी नेक्स्ट संडे होने वाला है 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट. इस कॉम्बैट के अंदर आप अगर खेलोगे, आप अगर 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे 1 घंटे में, तो आपको मिल सकता है 100% स्कॉलरशिप भैया अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे. तो तुरंत इसमें एनरोल करें अंकित ESE कोड से, फ्री ऑफ कॉस्ट है. अंकित ESE से आपका 1 ईयर फीस होता है बेटा 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स
39,600। आई वुड सजेस्ट कि आप 2 साल के लिए जाएं। पर मंथ फीस मिनिमम होगी, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो और इसके लिए अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हो। आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। अगेन बेटा गो विथ 2 ईयर्स। चलिए तो आते हैं आज के लेक्चर पे। आज का लेक्चर है हमारा पावर डायोड, ठीक है। चलिए शुरू करें भाई। तो बेटा कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। अब देखो कंस्ट्रक्शन में आपने ये पढ़ा पीएन जंक्शन डायोड में एक रीजन पी होता है, एक एन होता है। लेकिन पावर डायोड में ना पी और एन के बीच में एक और तीसरा रीजन होता है, दैट इज एन माइनस। एन माइनस क्या होता है? दिस इज द एपिटेक्शियल लेयर, या इसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट रीजन। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट रीजन। तो यहां पे बेटा एक तीसरा रीजन आ जाता है बीच में। तो हम यहां पे क्या कहते हैं कि यहां पे ना इट हैज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द पीआईएन स्ट्रक्चर। इसको क्या बोला जाता है? पीआईएन स्ट्रक्चर। यहां पे आई रेफर्स टू इंट्रिंसिक। तो ये बीच वाला जो रीजन है ना, ये लाइटली डोप्ड होता है, तो इसको आप इंट्रिंसिक कह सकते हो। एग्जैक्टली इंट्रिंसिक नहीं है, लेकिन बहुत लाइटली डोप्ड है, इसीलिए क्या बोल देते हैं? इंट्रिंसिक। तो यहां पे क्या होता है कि पीआईएन स्ट्रक्चर होता है। ये पी रीजन हो गया, दैट इज एनोड। ये एन रीजन हो गया, दैट इज कैथोड। और बीच में एक तीसरा रीजन आ गया, दैट इज द ड्रिफ्ट लेयर। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो P और N की बॉर्डर यहां पे बन रहा है। P और N का बॉर्डर बेटा यहां पे बन रहा है। तो आप जानते हो क्या बनेगा? क्या बनेगा? यहां पे बनेगा डिप्लीशन लेयर। हम क्या बोलते हैं? एट द बॉर्डर ऑफ P प्लस एंड N माइनस रीजन there is formation of depletion layer, है ना। तो अगर देखो अभी आप सबसे पहली चीज देखें बेटा, सबसे पहली चीज अगर आप देखें तो 2 चेंजेस हैं स्ट्रक्चर के अंदर। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है सारी बातें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। डिवाइस तो बेटा मैं बता रहा हूं इतने अच्छे से ना तो कोई डील करता है ना ही करेगा। अब आप ध्यान से सुनते जाना। यहां पे सबसे पहली चीज अगर देखें तो 2 चेंजेस हैं डिजाइन के अंदर। क्या? एक तो ये जो बीच वाली रीजन आया, दैट इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट लेयर, ये पहले नहीं होता था। दूसरा रीजन है कि डिवाइस पहले हॉरिजॉन्टल होती थी एंड नाउ इट्स वर्टिकल। तो डिवाइस का वर्टिकल स्ट्रक्चर हो गया है इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल, एंड वी हैव इंसर्टेड अ थर्ड रीजन बिटवीन द 2 रीजन। बच्चों देखो पहले मेरी बात सुन लो, अगर मैं लेक्चर ले रहा हूं तो लेट मी टेक द लेक्चर। अगर मैं सभी की जनरल क्वेरीज का जवाब देता रहूंगा तो इट विल बिकम अ एएमए सेशन और यहां पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो प्लीज फोकस ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर। जनरल क्वेरीज के लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारे सेशन आपके लिए लगाता हूं। हर सैटरडे हम एएमए करते हैं जहां पे ऐसी ही क्वेरीज का आंसर देता हूं। लेकिन अगर आप मेरे हर लेक्चर को जनरल क्वेरी सेशन में बदल दोगे तो फिर इवेंचुअली आप अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, पेड़ की जिस टहनी पे बैठे हो उसी को काट रहे हो। आप इस चैनल पे आते हो पढ़ने, और अगर आप पढ़ाने ही नहीं दोगे तो बेटा फिर किसका नुकसान हुआ इवेंचुअली? मेरा तो फिर भी 1 घंटा लगा, मैं तो कह सकता हूं मैं बच्चों के सामने था, बच्चों से बात किया, बच्चों को गाइड किया, लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या? आपको वो कंटेंट नहीं मिला उस 1 घंटे में, वो 1 घंटा पूरा बातचीत में हमारा चला गया। समझ रहे हो? तो ऐसा मत करो, इससे आप ही लोगों का इवेंचुअली लॉस है। प्लीज टेक केयर। तो बेटा देखो मैं आपको ये बता रहा हूं स्ट्रक्चर में 2 चीजों का चेंज आया। एक तो डिवाइस हॉरिजॉन्टल की जगह बनी है वर्टिकल, और दूसरा चेंज ये आया है दैट देयर इज अ थर्ड रीजन बिटवीन पी एंड एन। तो इस पे बात करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहली चीज ये बोल रहा हूं, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैव vertical orientation which is
responsible, which is responsible for high current rating, for high current rating of device। तो डिवाइस की करंट रेटिंग हाई रखने के लिए डिवाइस का स्ट्रक्चर बनाया जाता है वर्टिकल। डिवाइस का स्ट्रक्चर होता है वर्टिकल। वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या भाई? हेलो हेलो हेलो, वॉइस में तो कोई इशू नहीं है बेटा। वॉइस तो सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सर ये जो दूसरा लेयर है ये किस लिए डाला है? अब सुनना, ड्रिफ्ट लेयर और लाइटली डोप्ड रीजन, ड्रिफ्ट लेयर और लाइटली डोप्ड रीजन in a power electronic device, in a power electronic device is inserted to increase voltage rating of the device, to increase voltage rating of the device। ये वोल्टेज रेटिंग को कैसे बढ़ाएगा ये अभी हम समझेंगे। देखो डिवाइस की वोल्टेज रेटिंग क्या होती है, डिवाइस की एक्चुअली वोल्टेज रेटिंग क्या होती है, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्योंकि देखो डायोड है, फॉरवर्ड बायस करते के साथ तो कंडक्ट करने लग जाएगा, तो फॉरवर्ड बायस में तो वोल्टेज का कोई सिग्निफिकेंस आया ही नहीं। लेकिन रिवर्स बायस में ये ऑफ रहेगा जब तक आप इसको वोल्टेज ना सप्लाई कर दो इक्वल टू इट्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो डिवाइस की यहां पे जो वोल्टेज रेटिंग की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज लिमिट ऑफ द डिवाइस। ठीक है, वोल्टेज रेटिंग इज बेसिकली द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डिवाइस। और बच्चों मैं देख रहा हूं आप लोगों की अटेंडेंस दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। चलो कोई बात नहीं, अपने पास मॉड्यूल 1 में 15 से 20 लेक्चर हैं, उसके बाद फिर हम रोक देंगे अगर इस टाइप से आप लोग अटेंडेंस रखोगे। इसीलिए मैंने सब्जेक्ट को मॉड्यूल में डिवाइड किया था ताकि रिस्क ना रहे। ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द डिवाइस, ठीक है, कैसे बढ़ेगी ये भी समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, आप लोगों को बिल्कुल बताया जाएगा। अब आती है बात सिग्नल डायोड वर्सेस पावर डायोड। सर दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? अब दोनों में फर्क क्या है बेटा? सबसे पहला फर्क तो यही है कि बीच में एक रीजन हमने इंसर्ट किया है, दैट इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट रीजन, दैट इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट रीजन। बेटा मैं पढ़ा तो रहा हूं, आप लोग किताबों के पीछे क्यों जा रहे हो? मैं कई चीजों से किताबों से निकाल के आपको दे रहा हूं कंटेंट। अब आप अगर किताबों में घुसोगे तो किताबों में रह जाओगे, क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। अब सुनो, सबसे पहला डिफरेंस क्या है? लाइटली डोप्ड रीजन, ये ड्रिफ्ट रीजन नाम याद रखना बेटा, अ लाइटली डोप्ड रीजन कॉल्ड ड्रिफ्ट रीजन is inserted between P and N रीजन। सही है, P और N के बीच में एक लाइटली डोप्ड रीजन, ड्रिफ्ट रीजन इंसर्ट किया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है? ड्रिफ्ट रीजन के अलावा डिवाइस हैज वर्टिकल ओरिएंटेशन। इससे होता क्या है ना, डिवाइस का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है। वर्टिकल ओरिएंटेशन में डिवाइस के पास ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, मोर क्रॉस सेक्शन एरिया, सो हायर करंट रेटिंग।
तो यार देखो बेसिकली पावर डिवाइसेस जो होती हैं और एनालॉग डिवाइसेस जो होती हैं उनका नाम तो सेम है भाई। डायोड उधर भी है, डायोड इधर भी है। डायोड ईडीसी में भी पढ़ते हो, एनालॉग में भी पढ़ते हो, और डायोड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ते हो। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में बेटा फर्क क्या है? फर्क सिर्फ है रेटिंग का। फर्क सिर्फ और सिर्फ किसका है? रेटिंग का। रेटिंग किसकी ज्यादा होंगी? पावर डिवाइसेस की, पावर डिवाइसेस की। अब यहां पे बेटा क्या होता है, पावर डिवाइसेस में भी दो ही तो रेटिंग की बात करोगे, वोल्टेज और करंट। वोल्टेज और करंट, ठीक है। अब वोल्टेज और करंट की जब बात होगी तो क्या होगा? तो आपको वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? ड्रिफ्ट रीजन डाला। करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? वर्टिकल ओरिएंटेशन निकाला। तो ये दो तरीके हुए टू इंक्रीज द रेटिंग। तो यहां पे क्या होता है, देखो जो आपका एनालॉग वाला डायोड है बेटा, जो आपका सिग्नल डायोड है, सिग्नल माने सिग्नल एंड सिस्टम नहीं, जो सिग्नल्स पे काम करता है, सिग्नल माने लो पावर सिग्नल, उसकी करंट रेटिंग आप जानते हो किसमें होती है? मिली एम्पियर में। वोल्टेज रेटिंग होती है वोल्ट्स में, और पावर रेटिंग होती है मिली वॉट में। और ये जो आपका बेटा पावर डायोड है, पावर डायोड के अंदर आपकी करंट रेटिंग होती है एम्पियर्स में, आपकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो होती है किलो वोल्ट में, और पावर रेटिंग जो होती है वो वॉट से लेके किलोवाट तक ये झेल सकता है। तो मेनली क्या हुआ? द रेटिंग हैज इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू अ सिग्नल डायोड। बेटा वर्टिकल ओरिएंटेशन में ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया अवेलेबल होता है बाय डिजाइन इटसेल्फ, डिजाइन ही वैसा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के अंदर अगर आप बात करेंगे लेंथ की, तो लेंथ के हिसाब से डिजाइन रखा जाएगा। मतलब कि एक सिंपल सी बात है यार, जब वर्टिकल डिजाइन किया जाता है ना, मतलब ये अभी इसको बेसिक वे में समझो। वर्टिकल डिजाइन के अंदर आप लेंथ ज्यादा ले सकते हो, सॉरी लेंथ कह रहा हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया आप ज्यादा ले सकते हो, इसका डायमीटर ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, इतना इसमें परेशान मत हो छोटी सी चीज में। तो इस ओरिएंटेशन में ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया अवेलेबल होता है। अब ये मत सोचो कि इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन हो गया, नहीं, डिवाइस फिर भी वर्टिकल रहे। ऐसा थोड़ी इसको पलट दोगे तो हॉरिजॉन्टल हो गया और इसको ऐसे खड़े रख लोगे तो वर्टिकल हो गया। डिवाइस का स्ट्रक्चर वर्टिकल ही कहलाएगा। और इसको अब आप चाहे लिटा के रख लो चाहे खड़ा करके रख लो, एरिया इसका इस फॉर्म में ज्यादा आएगा इस तरह के डिजाइन में, जहां पे कि देखो यहां पे एक इस टाइप से आपने स्ट्रक्चर लिया कि ये हुआ n+, ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा रीजन हमने ऐसे ले रखा है, दैट इज P+, और बाकी का ये सारा है ड्रिफ्ट लेयर। इसे कहते हैं वर्टिकल स्ट्रक्चर। ऐसा थोड़ी इसे अगर लिटा लोगे तो हॉरिजॉन्टल हो गया। यानी बेसिकली जो डिवाइस है, डिवाइस में जंक्शन इस फॉर्म में नहीं बनाया हमने P और N का जंक्शन। क्लियर हुआ? इसको आप लिटा के रखोगे, खड़ा करके रखो, तो बेटा आपका स्ट्रक्चर वर्टिकल ही कहलाएगा। चल आगे बढ़ते हैं, चार्ज न्यूट्रलिटी की बात करते हैं। संतोष मेरे भाई, अगर जेन्युइनली आप प्लस यूजर हो तो आपको समझ आएगा कि किस लेवल का कंटेंट प्लस पे दिया जाता है। द रीजन बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट ऑन प्लस। और बाकी प्लस वाले बच्चों के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव मैं जल्दी अनाउंस करने वाला हूं जो मैं पर्सनल लेवल पे ले रहा हूं। ठीक है, अब देखो चार्ज न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, इसका क्या मतलब होता है। देखो ये आपके पास एक डायोड है, अभी एक सिंपल डायोड पे चार्ज न्यूट्रलिटी समझा रहा हूं, पावर डायोड पे नहीं, सिंपल डायोड पे, फिर उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक,
ये देखो, ये इस पे एक ये बॉर्डर हो गया। यहां पे पी साइड पे आपके पास नेगेटिव आयंस होंगे, ये देखो इधर कॉन्सेंट्रेशन, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन होगी ND, और इधर होगी NA। ठीक है। अब बेटा यहां पे ये हमने बोला था x इक्वल टू 0 होता है, ये x इक्वल टू माइनस XP और ये x इक्वल टू XN। अब बात है कि सर डिप्लीशन लेयर क्यों बना? डिप्लीशन लेयर इसलिए बना था क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल साथ में रिकंबाइन कर गए थे। अब मैं ये बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन और होल आपके क्या होंगे जब रिकंबाइन करेंगे? जब रिकंबाइन करेंगे तो जितना चार्ज नेगेटिव का आएगा बेटा उतना ही चार्ज पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि देखो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल्स के साथ रिकंबाइन करेंगे। तो हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स रिकंबाइनिंग, सुनते चलो भाई, रिकंबाइनिंग टू फॉर्म डिप्लीशन लेयर। सही बात है। अब दूसरी चीज, इसके अंदर बेटा अगर ऐसा होगा तो हम क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव आयन चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव आयन चार्ज। जितना चार्ज नेगेटिव आयंस का आएगा उतना ही पॉजिटिव का आएगा। नेगेटिव का आएगा कंसंट्रेशन, ये होती है ना डोपिंग कंसंट्रेशन, इनटू E। हर आयन पे कितना चार्ज है? E। N तो है नंबर ऑफ आयन, हर एक पे चार्ज है E, तो कितना हुआ? Na इंटू E। लेकिन बेटा ये पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो चार्ज निकालने के लिए वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे। वॉल्यूम इज एरिया इंटू थिकनेस। सिमिलर वे में NDEAXN। तो यहां से कंडीशन ये मिल गई, NAXP इज इक्वल टू NDXN। ठीक है, इसे कहते हैं चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन, यानी कि डिप्लीशन लेयर का नेट चार्ज 0 होता है। नेट चार्ज इन डिप्लीशन लेयर इज 0। समझ में आई बात? चार्ज न्यूट्रलिटी का ये मतलब है। अब बेटा यहां से अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे XN बताइए, तो आप कहेंगे सर Na बाय ND, सॉरी ND बाय Na, हाँ Na बाय ND ओवर इंटू XP। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर ND छोटा हुआ Na से तो XN बड़ा होगा XP से, यानी डिप्लीशन विड्थ, ध्यान से सुन लो भाई, डिप्लीशन विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रही है कहानी? डिप्लीशन विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। जितनी कम डोपिंग रखोगे उतना चौड़ा डिप्लीशन रीजन जनरेट होगा बेटा। जितना कम डोपिंग उतना बड़ा डिप्लीशन लेयर। बात क्लियर हो गई यहां तक सभी बच्चों को? एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चार्ज न्यूट्रलिटी क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ। एकदम सेमीकंडक्टर से जोड़ के पढ़ेंगे डिवाइसेस को, एक एक छोटी से छोटी बात बच्चों आपको लॉजिकल लगने वाली है।
अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक की ओर कि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या फर्क पड़ता है। अब आपके माइंड में एक बात तो कहीं ना कहीं आ रही होगी, आउट ऑफ द ब्लू सर ने अचानक से क्यों चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन पे बात की, क्या मिला हमें, सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ये बात दिमाग में आ रही है कि मैंने क्यों डिस्कस किया इसे, जल्दी बोलो, ये बात दिमाग में आ रही है डिस्कस क्यों किया है। डिस्कस बेटा इसलिए किया है, अगर आप देखो यहां ये रीजन बन रहा है P प्लस और N माइनस जंक्शन बन रहा है, यहां पे डोपिंग N की कम है तो डिप्लीशन लेयर ज्यादा किस तरफ होगी, N की तरफ डिप्लीशन लेयर ज्यादा बनेगी, डिप्लीशन लेयर ज्यादा बनेगी, समझ गए। तो P वाला हाईली डोप्ड है, डिप्लीशन लेयर कम, N वाला लाइटली डोप्ड है, डिप्लीशन लेयर ज्यादा। इसीलिए ड्रिफ्ट रीजन सबसे बड़ा बनाया जाता है क्योंकि डिप्लीशन लेयर ज्यादा किस तरफ होती है, N की तरफ, ड्रिफ्ट की तरफ। चल अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं बेटा, ID वर्सेस VD। अब देखो यार, अब आप एक नॉर्मल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कैसी देखते हो, आप ऐसे देखते हो, यह है एक सिग्नल डायोड, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है ना इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपने डायोड की इक्वेशन कभी भी एनालॉग में पढ़ी है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक्सपोनेंशियल होती है, और ये होता है इसका VBD, ठीक है। अब बात है सर पावर डायोड में क्या अलग है, पावर डायोड के अंदर क्या अलग है बेटा। पावर डायोड के अंदर ये जो ग्राफ है, ये पहली बात थोड़ा आगे से बढ़ता है, दूसरी बात फिर ये लीनियर बढ़ता है, ओहो इस टाइप से ये लीनियर जाता है, ठीक है। ये है आपका, अब ये मत कहना इसका करंट ज्यादा आना चाहिए था, आपने कम में दिखाई, यूनिट अलग अलग है, ये एम्पियर में है, ठीक है, यूनिट अलग अलग है, कंपेयर मत करना करंट की किसका ज्यादा किसका कम, वो मिली एम्पियर का ग्राफ है, ये एम्पियर का है। और साथ साथ इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज भी ज्यादा आती है। तो बेटा ये जो है ना ग्राफ, ये लीनियर आता है और इसका रीजन है लीनियर ड्यू टू ड्रिफ्ट लेयर। देखो ध्यान से समझना क्या हुआ। अब एक चीज मेरी बात ध्यान से यहां पे समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, रिवर्स सैचुरेशन करंट को लीकेज करंट कहते हैं। अब सुनो कि ये लीनियर क्यों आया ड्रिफ्ट लेयर से। बेटा ड्रिफ्ट लेयर एक लाइटली डोप्ड रीजन है, मानते हो, यानी वहां डोपिंग कम है, वहां पे चार्जिंग कम है, चार्जेस कम। मैं लिख रहा हूं यहीं पे, इन ड्रिफ्ट लेयर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज लो, जिस कारण से चार्ज कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो लो, जिस कारण से कंडक्टिविटी इज लो, रेजिस्टेंस ऑफ ड्रिफ्ट लेयर इज हाई, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ड्रिफ्ट लेयर इज हाई। अगर बेटा रेजिस्टेंस ऑफ ड्रिफ्ट लेयर हाई हुआ तब क्या होगा, तब ड्रॉप इन ड्रिफ्ट रीजन, ड्रॉप इन ड्रिफ्ट रीजन, कौन सा ड्रॉप, दैट इज IR डोमिनेट्स एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। जहां चार्जेस कम है वहां तो रेजिस्टेंस ज्यादा ही होगा ना, इसीलिए बेटा ये ग्राफ लीनियर आता है, समझ गए। यानी पावर डायोड में आप इजीली PWL मॉडल लगा सकते हैं क्योंकि इसका ग्राफ एक्चुअली लीनियर होता है। सिग्नल डायोड के अंदर आपका ग्राफ एक्सपोनेंशियल बनता है, आपका ग्राफ एक्सपोनेंशियल बनता है, लेकिन यहां लीनियर बनता है ड्यू टू दैट ड्रिफ्ट लेयर। यहां पे बेटा ये जो ड्रॉप है ये तकरीबन 1 वोल्ट का होता है और ये जो है ये 0.7 वोल्ट का होता है, समझ गए। तो यहां पे आपका 1 वोल्ट का ड्रॉप आएगा पावर डायोड में और सिग्नल डायोड में 0.7 का आएगा,
ये ग्राफ आपका एक्सपोनेंशियल होगा और पावर डायोड का लीनियर। समझ आया लीनियर का रीजन? लीनियर का रीजन समझ आया? मैं रीजन और रीजन कंफ्यूज कर रहा हूं। लीनियर क्यों है, ये रीजन क्लियर हुआ? बताओ मुझे। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? जल्दी से बताओ। समझ में आया बढ़िया तरीके से? चलो बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन पे। देखो क्या होता है, कंडक्टिविटी में डिराइव नहीं कर रहा हूं बट मैं आपको बता रहा हूं। कंडक्टिविटी ऑफ आ सेमीकंडक्टर, ऑफ आ सेमीकंडक्टर, ध्यान से समझते चलो, बहुत मजा आएगा आपके, मतलब बहुत सारे ना रहस्य टाइप खुलेंगे यहां पे। इज गिवन बाय, और देखो मस्त तरीके से नोट्स भी बन रहे हैं। E इंटू एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी, ये होता है N इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, P इज योर होल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। म्यू एन इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, म्यू पी इज होल मोबिलिटी, ठीक है। और E तो आप समझते हो, चार्ज कितना है एक इलेक्ट्रॉन पे। ये होती है बेटा आपकी कंडक्टिविटी। अब बात को समझना, जो आपका ड्रिफ्ट लेयर है, जो आपका एपिटेक्शियल लेयर है, जो आपने PIN रीजन में बीच में I रखा है, वहां डोपिंग बहुत ही कम है। वहां डोपिंग कम है तो वहां चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन भी कम है, वहां चार्जेस काफी कम है। इस कारण से उस रीजन की कंडक्टिविटी भी कम होती है। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, सिंस ड्रिफ्ट लेयर इज lightly doped, since drift layer is lightly doped, charge concentration is very low in drift region, and hence sigma is low and resistance is high, समझ में आया? यहां तक की कहानी तो सबको क्लियर होनी चाहिए कि ड्रिफ्ट लेयर से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब बेटा ये तो फायदा होने से के साथ साथ नुकसान भी तो हो गया। ड्रिफ्ट लेयर से अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ जाने से क्या होगा, लॉसेस बढ़ेंगे। कौन से लॉसेस बढ़ेंगे, कंडक्शन लॉसेस बढ़ेंगे। हम क्या कह सकते हैं, इफ रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस is high, then conduction losses इंक्रीज, कंडक्शन लॉसेस इंक्रीज करेंगे भाई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इस चीज को मिटिगेट कैसे करोगे देखना। अब यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखते जाओ बच्चों। चलो ये बना। अब इसके अंदर क्या होगा देखो, ये तो हो गया आपका N+ रीजन, ये हो गया आपका बेटा P+ रीजन,
और ये है n माइनस। अब मेरे बच्चों जब आप इसे फॉरवर्ड बायस करोगे, जब आप इसे फॉरवर्ड बायस करोगे यानी आप P पे पॉजिटिव लगाओगे, N पे नेगेटिव लगाओगे, ऐसे ही करोगे ना फॉरवर्ड बायसिंग। तो अब देखो यहां से क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन आए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर को जाएंगे। ऐसे ही फॉरवर्ड बायसिंग में क्योंकि मेजॉरिटी चार्जेस आगे बढ़ते हैं तो इधर से P से आना शुरू होंगे होल्स। होल्स आने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट दिशा में जाना। एक सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान आपके चार्जेस, कौन से चार्जेस, मेजॉरिटी चार्जेस ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं। अब इस तरह से बेटा अगर आप देखो तो ये जो बीच का n माइनस वाला रीजन है यहां पे होल्स भी ज्यादा हो गए, अब इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ने लग गए। बात क्लियर हो रही है? तो हम क्या कह सकते हैं, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग majority charge carriers, majority charge carriers diffuse into n minus region, diffuse into n minus region, ठीक है। This increases, समझते चलो, this increases charge concentration, this increases charge concentration in drift region, चार्ज concentration बढ़ जाएगी ड्रिफ्ट रीजन में, therefore sigma increases for drift region, सिग्मा बढ़ जाएगा भाई। चलो जी, इसे कहते हैं कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन। अब ये बात कभी भूले ना भाई, जो लाइटली डोप्ड रीजन है उसमें जब चार्जेस घुसना स्टार्ट करते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, ऑन स्टेट रेजिस्टेंस गिरता है, कंडक्शन लॉसेस गिरते हैं, कंडक्शन लॉसेस गिरते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन। चमका भाई, जल्दी से बताओ। ये बात चमक गई बढ़िया तरीके से। अब आ जाओ स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक पे। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक माने जब डिवाइस को ऑन या ऑफ किया जाता है तब किस टाइप से उसका ग्राफ बनता है। अब पहले आता है टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक। अब अगर आप टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ देखोगे बेटा तो करंट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है और बाद में जाके वो कांस्टेंट हुआ है। करंट बढ़ते 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 बाद में कांस्टेंट हो गया। अगर आप वोल्टेज देखो, पहले यहां पे बेटा वोल्टेज नेगेटिव थी, अगर आप ध्यान दोगे यहां पे आपकी वोल्टेज नेगेटिव थी, यानी ये डिवाइस कैसी थी, रिवर्स बायस थी। अब ये वोल्टेज बढ़नी शुरू हुई और करंट के साथ साथ ये भी बढ़ी। जब आपका करंट पीक पे पहुंचा तो वोल्टेज भी पीक पे पहुंची, वोल्टेज भी पीक पे पहुंची। अब जब करंट एक कांस्टेंट अमाउंट में फ्लो करने लगा तो वोल्टेज गिरने लगी। अब इसके पीछे क्या फंडा, सुनना ध्यान से। ऐसा क्यों हुआ, डिवाइस में ये फॉरवर्ड रीजन में एक पीक क्यों बना, ये चीज समझते हैं। देखो क्या होता है, एज द फॉरवर्ड करंट, एज द फॉरवर्ड करंट starts to flow
through the device the charges flow between एनोड एंड कैथोड, है ना, चार्ज फ्लो करते हैं भाई एनोड और कैथोड के बीच में। लेकिन मेरे बच्चों एक चीज है, कभी भी हमने सिग्नल डायोड में ऐसा नहीं देखा, सिग्नल डायोड में कभी ऐसा कोई ग्राफ नहीं पढ़ा कि फॉरवर्ड बायस करने पे एक पीक आई हो। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, और अगर कोई अच्छा इंटरव्यूअर है जो आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुरेदना चाहता है, आपको ग्रिल करना चाहता है, अगर मैं होता तो मैं ये जरूर पूछता कि ये फॉरवर्ड बायसिंग के ग्राफ में पीक क्यों आता है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनो, इनिशियली रेजिस्टेंस ऑफ ड्रिफ्ट रीजन, initially resistance of drift region is high, due to which forward voltage of device is dominated by IR ड्रॉप, है ना, फॉरवर्ड वोल्टेज जो है उसमें IR का ड्रॉप हाई आएगा। अगर बेटा IR के ड्रॉप का डोमिनेशन है तो करंट बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज भी तो बढ़ेगा। बात समझोगे, करंट बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज भी तो बढ़ेगा, तभी तो आप कह सकते हो IR का डोमिनेंस है। एक सिंपल बात है, मैं कह रहा हूं ड्रिफ्ट लेयर का रेजिस्टेंस अभी काफी हाई है, तो रेजिस्टेंस में जैसे जैसे करंट ग्रो करेगा IR के ड्रॉप के अनुसार वोल्टेज भी बढ़ेगी। अब हम क्या कहते हैं, एज फॉरवर्ड करंट reaches peak value, as forward current reaches peak value, the forward voltage IR also becomes maximum। ठीक है, अब लेकिन बेटा जब एक बार फॉरवर्ड करंट फ्लो करना स्टार्ट कर चुका है, यानी बढ़िया से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ज्यादा अमाउंट में चार्जेस आ रहे हैं, अब ये चार्जेस किस में एंटर कर रहे हैं, ड्रिफ्ट लेयर में। ध्यान से सुनना, एकदम से ड्रिफ्ट लेयर में कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन नहीं आती कि चालू किया और कंडक्टिविटी बदल गई, नहीं। लेकिन जब फॉरवर्ड करंट एक बार स्टैब्लिश कर चुके हो, अब इसका मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस आर एंटरिंग द ड्रिफ्ट लेयर, जिस कारण से कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस गिरेगा। ठीक है, हम कहते हैं व्हेन फॉरवर्ड करंट, सुनते चलो कहानी, व्हेन फॉरवर्ड करंट इज एस्टैब्लिश्ड, when forward current is established in the device then charges in large number are entering drift region, so sigma drift increases, resistance of drift layer decreases, and hence forward voltage across device
अक्रॉस डिवाइस ऑल्सो फॉल्स। यानी एकदम से देखो रेजिस्टेंस नहीं कम होता है, बात को समझेंगे। एकदम से बेटा रेजिस्टेंस कम नहीं हो जाता। तो जब तक रेजिस्टेंस नहीं गिरेगा, जब तक रेजिस्टेंस नहीं गिरेगा तब तक करंट और वोल्टेज लीनियर चलेंगे आईआर के हिसाब से। अब जैसे ही रेजिस्टेंस गिरेगा वैसे ही आपकी वोल्टेज यहां पे फॉल करने लगेगी। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ड्रिफ्ट लेयर रिड्यूसेस। तब ये बहुत छोटी वैल्यू पे आके सेटल हो जाएगी, ये होगी अप्रोक्सीमेटली 1 वोल्ट। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर शुरुआत में नेगेटिव क्यों थी वोल्टेज? अरे भैया डायोड को बंद करने के लिए रिवर्स बायस ही रखोगे, अगर फॉरवर्ड बायस होता तो डायोड चालू नहीं होता। डायोड की टर्म्स में सोचो ना, डायोड बंद क्यों होता है? डायोड बंद होता है रिवर्स बायसिंग में। कोई स्विच अगर ऑफ है तभी तो ऑन करोगे, ऑन को ऑन थोड़ी कर सकते हो, जगे हुए आदमी को थोड़ी जगाया जाता है, सोए हुए आदमी को जगाया जाता है। लॉजिक लगाइए, ठीक है। अब आ जाओ टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पे। अब यहां देखो डायोड पहले ऑन था, अब ये मत कहना सर ऑन क्यों था, बंद कर रहे हो तो ऑन ही होगा ना, पहले ऑन था और इसकी वोल्टेज बहुत कम थी। अब धीरे धीरे करंट गिरना स्टार्ट हुआ, धीरे 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 करंट गिरता है। अब गिरते गिरते सर नेगेटिव चला गया, अरे बाप रे सर आपने तो ये बोला था डायोड नेगेटिव करंट नहीं कंडक्ट करता, ये बताऊंगा क्यों करता है, ठीक है। अब यहां पे गिरते गिरते नेगेटिव गया। अब जब ये नेगेटिव पीक पे पहुंचा वहां से इसकी वोल्टेज ने नेगेटिव जाना स्टार्ट किया, नेगेटिव गई, पीक पहुंची और फिर वो एक सेटल हो जाती है वैल्यू पे, रिवर्स वोल्टेज। अब हमारा इंटरेस्ट ना यहां वोल्टेज में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट किस में है, ठीक है, यहां पे हमारा इंटरेस्ट है करंट के ग्राफ में। अरे तो हमें क्यों करना है काउंटर भाई, तुमने वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में ड्रिफ्ट लेयर डाला, उससे अब रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब तुम काहे के लिए काउंटर करोगे, अब वो अपने आप देख लेगा, तुमने जितना करना था कर लिया बना के। अब सुनो आगे बात। अब क्या होता है, डिवाइस को जब हम बंद करते हैं, व्हेन वी टर्न ऑफ आवर डायोड, अब ये मत कहना बंद कैसे कर रहे हैं, एक्सटर्नल सर्किट से बंद करेंगे। डायोड में हमारे पास कोई तीसरा टर्मिनल थोड़ी है जिससे चालू या बंद कर सकते हैं। व्हेन वी टर्न ऑफ अ डायोड बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, हो सकता है आप एक्सटर्नल सर्किट से रिवर्स बायस कर दिए हो सकता है आपने सोर्स हटा दिया है, कुछ भी कर रहे हो, बंद करने के लिए डायोड के बाहर जो सर्किट लग रहा है, डायोड के बाहर जो सर्किट लग रहा है उससे आप बंद कर रहे हो। अब कैसे कर रहे हो इस पे अभी हमारा फोकस नहीं है, बंद कर रहे हैं, ठीक है। देन फॉरवर्ड करंट स्टार्ट्स टू डिक्रीज, फॉरवर्ड करंट स्टार्ट्स टू डिक्रीज। लेकिन बेटा जब तक करंट नहीं जीरो आया तब तक रहेगा तो फॉरवर्ड ही, जब तक करंट जीरो नहीं आ जाता अप टू देन इट इज फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ही है। जीरो आने से पहले पहले ये हमेशा क्या है, फॉरवर्ड ही है, रिवर्स थोड़ी हो गया। ऐसा सर क्यों बोल रहे हो, ये तो हमें भी पता है, तो फिर भी मैं लिख देता हूं क्योंकि मुझे पता है तुमको कितना पता है और कितना नहीं पता है। अनटिल करंट रीचेस जीरो we can say forward current flows through device। अब भाई साहब अगर आपको याद हो पिछला लेक्चर, तो मैंने ये बताया था कि डायोड को बंद करने के लिए रिवर्स बायस किया जाता है। मैंने ये बताया था उसके अंदर डिवाइस को जब हम बंद करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं, तो उसकी डिप्लीशन लेयर बड़ी हो जाती है। डिप्लीशन लेयर कौन सी होती है, जिसके अंदर ना कोई इलेक्ट्रॉन होता ना कोई होल होता, वहां सिर्फ क्या होते हैं, कैटायंस और एनायंस, ठीक है। बेटा अभी तुम्हें कुछ नहीं देखना अच्छे से, एपेक्सा मैं जो समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो, मुझे देखो अच्छे से बेटा, ये सब नहीं, ये जब आएगा मैं करा दूंगा क्या है। अभी कहानी सुनो, तुम लोग ना बैठ के देखा करो, ज्यादा है तो नोट कर लिया करो, फिगर बाद में बना लेना नोट्स में से, बट अभी सुनो, ठीक है। अगर नींद आती है सुनने में तो आप लोग क्या किया करो कि नोट डाउन कर लिया करो, फिगर्स वगैरह लेक्चर के बाद जब मैं पीडीएफ देता हूं तब नोट कर लिया करो।
Ramesh, actually the lectures in English are already present on this channel for power electronics. Last year I taught in English, this year I am teaching in Hindi. ठीक है, last year I already taught power electronics, control system, power system, analog electronics. These 4 subjects I uploaded in English. This year I will be taking in Hindi. ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से क्या होता है, कहां थे हम। अब प्लीज डोंट मतलब डिस्ट्रैक्ट। हाँ, हम ये बोल रहे थे कि डिवाइस को बंद करने के लिए रिवर्स बायस करते हैं। रिवर्स बायस में क्या होता है, ये जो लेयर है डिप्लीशन की, इसे बड़ा करना पड़ता है। डिप्लीशन लेयर को बड़ा करने का मतलब क्या है, इसके आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन और होल थे उन्हें हटाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन और होल जब हटेंगे तो वहां पे क्या बन जाएगा, डिप्लीशन लेयर। बात समझ में आ रही है, बात इतनी समझ में आ रही है, डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा। अब बेटा डिप्लीशन लेयर बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन और होल हटाने पड़ेंगे। देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, एक एक फंडा क्लियर करेंगे यार बढ़िया तरीके से, ऐसे मजाक में नहीं, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे। देखो देखते जाना, ठीक है। इस बार इतना अगर तुम लोग साथ दोगे ना, इतना गजब तरीके से कराऊंगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कि मजा आ जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि कभी ऐसा भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था। जितनी किताबें लाइन टेक्निकली लिख देती है ना, विजुअलाइज नहीं कराती हैं, एक एक लाइन को तुम अपनी आंखों से देखोगे, एक एक सर्किट को, एक एक डिवाइस को। अब देखो ये तो हो गया डिप्लीशन लेयर। अब यहां पे क्या है भाई, यहां पे नेगेटिव आयंस है जिनके पास अपने होल्स हैं, यानी यहां पे होल्स अवेलेबल हैं, है ना। यहां से अभी होल गायब नहीं हुए हैं, और यहां वाले आयंस के पास इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तो न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, ये है। अब बेटा अगर डिप्लीशन लेयर बढ़ानी है तो आपको n साइड से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, ऐसे, और p साइड से आपको होल्स निकालने पड़ेंगे। ऐसा ही होगा ना, जब डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करनी है तो करंट किस दिशा में फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट, होल्स के पैरेलल, IE, यानी फ्रॉम N टू P। ये N है, ये P है। आ गया ये रिवर्स करंट। तो बेटा यहां पे हुआ क्या, बात को समझना। डिवाइस को बंद करने के लिए उसका डिप्लीशन लेयर बढ़ाना जरूरी है, और डिप्लीशन लेयर बढ़ाने के लिए करंट का उल्टा फ्लो करना जरूरी है। हम क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर टू turn off the device, we need to increase depletion width, by removing मजा आ रहा है भाई, विजुअलाइज कर पा रहे हो ना हर चीज। होल्स फ्रॉम P रीजन एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N रीजन। दिस इज कॉल्ड एज removal of excess charge carrier, and it requires flow of reverse current। सही है ना, उल्टे करंट की जरूरत पड़ती है यहां। जब तक करंट उल्टा फ्लो नहीं करेगा तो ये सारे चार्जेस आप नहीं ना हटा पाएंगे। समझ में आया। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये
वोल्टेज नेगेटिव में यहां से जाना क्यों स्टार्ट हुई, ध्यान से सुनना। अब यहां पे ध्यान से सुनो, अप टू हेयर आपका फॉरवर्ड करंट फ्लो कर रहा है, राइट? सही है, यहां तक फॉरवर्ड करंट फ्लो कर रहा है। तो बेटा जब फॉरवर्ड करंट फ्लो कर रहा है यहां तक, इस पॉइंट को हम कुछ बोल दें क्या? इस पॉइंट को चलो मैं ए बोल देता हूं। ए पॉइंट तक फॉरवर्ड करंट बह रहा था, है ना? ए पॉइंट तक फॉरवर्ड करंट बह रहा था। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी अपोजिट। किधर? इधर। बेटा इलेक्ट्रॉन बाहर ही तो निकालोगे डिवाइस से, तभी तो डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा दिनेश। अगर इलेक्ट्रॉन अंदर डालोगे तो डिप्लीशन लेयर घटेगा ना। मैं तो ऑफ करने के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है? बाहर निकाल रहे हो, इधर से होल बाहर निकाल रहे हो, उधर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो ताकि डिप्लीशन लेयर बढ़े। अब सुनो, ए पॉइंट तक आपकी डिवाइस फॉरवर्ड थी क्योंकि उसमें फॉरवर्ड करंट फ्लो कर रहा था, तो डिप्लीशन लेयर तो था ही नहीं। ध्यान से सुनना, अप टू ए, कहां पे ए दिखा रहा हूं? इन कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड करंट फ्लोज। फॉरवर्ड बायसिंग में कोई डिप्लीशन लेयर तो होता नहीं, फॉरवर्ड करंट फ्लोज, सो नो डिप्लीशन लेयर इज प्रेजेंट, नो डिप्लीशन लेयर इज प्रेजेंट। ठीक है? एज current becomes negative, as current becomes negative, depletion layer starts to form, depletion layer बनने लगता है, and after some time रिवर्स वोल्टेज अपीयर्स। भाई एक सिंपल सी बात है, रिवर्स वोल्टेज जब तक नहीं आएगी जब तक डिप्लीशन लेयर नहीं बनेगी। समझ गए? डिप्लीशन लेयर तो तब बनेगा ना जब डिवाइस में से चार्जेस निकालोगे। डिवाइस में से जब चार्जेस निकालोगे तब जाके तो डिप्लीशन लेयर बनेगा, डिप्लीशन लेयर बनेगा। भाई समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो आपका जब बेटा ये करंट यहां पे नेगेटिव जाना शुरू हुआ तो यहां पे चार्जेस को आपने रिमूव करना शुरू किया, चार्जेस आर बीइंग रिमूव्ड। तो उसके बाद डिवाइस में रिवर्स बायसिंग आई क्योंकि डिप्लीशन लेयर बन गया, तब आपको ये वोल्टेज मिलती है। अब एक बार जब आप चार्जेस रिमूव कर दिए, जब आप चार्जेस, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट गलत दिखा दिए हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कहां पे दिखाया है गलत। सही तो दिखाया बेटा, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं डिवाइस के, इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बताओ? इलेक्ट्रॉन अगर राइट में जा रहे हैं तो उनका करंट लेफ्ट में जाएगा, सही तो है? कहां पे कंफ्यूजन है इसमें? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन गलत कैसे है बताओ? ये मैं रिवर्स बायसिंग की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, ये टर्निंग ऑफ की बात हो रही है, ऑन की थोड़ी। जब टर्न ऑफ कर रहे हैं तो होल्स पी रीजन से बाहर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन एन रीजन से बाहर जा रहे हैं। अरे तो करंट भी तो सही दिखाया है, सही तो दिखाया है। होल पॉजिटिव चार्ज है, करंट पैरेलल है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो उसका करंट इलेक्ट्रॉन से अपोजिट है। क्या दिक्कत है इसमें? भाई नेगेटिव चार्ज से उल्टा ही तो फ्लो करता है करंट, नेगेटिव चार्ज के पैरेलल थोड़ी जाता है करंट। अब सुनो मेरी बात, तो हमने क्या बोला बेटा, जब आपने चार्जेस रिमूव कर दिए, जब डिप्लीशन लेयर बन गया तो अब रिवर्स करंट का कोई महत्व नहीं रह गया। एक बार डिप्लीशन लेयर बन गया तो धीरे धीरे ये रिवर्स करंट भी जीरो चला जाएगा। यहां पे क्या हो गया? डिप्लीशन लेयर इज फॉर्म्ड एंड नो मोर चार्जेस आर रिमूव्ड। इक्विलिब्रियम में पहुंच गई ना डिवाइस। समझ में आया ये पूरा ग्राफ? और देखो उसके अक्रॉस की वोल्टेज भी स्टेबल हो गई, उसके अक्रॉस की वोल्टेज भी आपकी स्टेबल हो गई। ये बताओ ये क्लियर हो गया?
ये बताओ, ये क्लियर हो गया कि यहां पे करंट पहले तो गिरता गया फिर धीरे धीरे जीरो की तरफ क्यों गया? एक बार जब आपने डिवाइस में से चार्जेस निकाल दिए तो अब डिप्लीशन लेयर बन चुका, अब चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, हो गया काम खत्म। इसे कहते हैं रिवर्स रिकवरी। इसे क्या कहते हैं? रिवर्स रिकवरी। अब रिवर्स रिकवरी पे ही बात करेंगे। ग्राफ क्लियर हो गया ना बढ़िया तरीके से? ठीक है, अब आ जाओ रिवर्स रिकवरी पे। रिवर्स रिकवरी पे ही हमें बात करनी है। हम क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ stored charge carriers of stored charges in device to form depletion layer so that device can block reverse voltage, so that device can block reverse voltage is called reverse recovery. ठीक है, is called reverse recovery. बात को समझना मेरे भाई। रिवर्स रिकवरी का मतलब है डिवाइस अपनी काबिलियत, रिवर्स वोल्टेज को रोकने की जो काबिलियत है उसे वापस हासिल कर रही है। रिवर्स वोल्टेज को किसके बिना पे ये रोकती है? डिप्लीशन लेयर के। तो डिवाइस में जब डिप्लीशन लेयर दोबारे बनने लगे, डिवाइस दोबारे से अपनी रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को गेन करे। मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूं, ये बुक के अंदर बहुत टेक्निकल लिखा होता है। द डिवाइस रिकवर्स इट्स रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी। अब इसमें कुछ समझ नहीं आता भाई कहना क्या चाहता है। अब आप समझो, डिवाइस रिवर्स वोल्टेज को कैसे रोकती है? डिप्लीशन लेयर पे। जो भी रिवर्स वोल्टेज होती है वो किसके अक्रॉस आती है? डिप्लीशन लेयर के। अगर डिप्लीशन लेयर ना हो तो बेटा चार्जेस डिवाइस में फ्लो करेंगे, तो ब्लॉकिंग थोड़ी हुआ, फिर तो वो कंडक्शन हुआ। चार्जेस को अगर रोकना है, फ्लो करने से ब्लॉक करना है, देयर मस्ट बी डिप्लीशन लेयर। तो डिवाइस जब अपनी डिप्लीशन लेयर रीगेन कर रही है, दोबारा बना रही है, तो इट इज रिकवरिंग इट्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी। तो रिकवर कर रही है दोबारा से अपनी डिप्लीशन लेयर को, उसे कहते हैं रिवर्स रिकवरी। अब देखो, ये जो स्लोप है ग्राफ का, ये है di/dt। ये वाला जो टाइम है इसे मैं कहता हूं ta, और ये जो टाइम है दिस आई कॉल एज tb। ठीक है, और ये जो दोनों टाइम है दिस इज कॉल्ड एज trr, रिवर्स रिकवरी टाइम। ये टाइम कहां तक लेते हैं? अगर ये बेटा IRM है तो यहां पे टाइम जहां पे लेते हैं ना, ये लेते हैं एट 25% ऑफ IRM। यानी करंट जीरो जाए वहां तक नहीं, करंट कहां जाए? 25% पे हो। करंट कहां पे हो? 25%। तो हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम is the time from which reverse current starts to flow to the time current reaches 25% of maximum reverse current। ठीक है, अब ना हमें कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट इस पे देखने हैं यार, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें इस पे देखने हैं। तो मैं आपके लिए ग्राफ बना देता हूं पहले, जिस पे हमें फोकस करना है बेटा। देखते चलो अब आप।
देखो इस टाइप का ग्राफ होता है, ये होता है टी ए, टी बी, ठीक है, ये होता है आई आर एम, और ये वैल्यू होती है 0.25 आई आर एम। अब मैं कहता हूं आई आर एम कैसे निकालोगे। देखो ये जो लाइन है इसका स्लोप है डी आई बाई डी टी, एनोड करंट वर्सेस टाइम। तो मैं कहता हूं डी आई बाई डी टी इज आई आर एम, ट्राइंगल के हिसाब से ना हाइट अपॉन बेस, तो यहां से आई आर एम मिल जाता है। क्या मिल जाता है? डी आई बाई डी टी इंटू टी, ये हो जाता है। ठीक, सबसे पहली तो चीज ये है, अगर देखो आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, आपको यहां रटना नहीं पड़ेगा। ये ग्राफ अगर किसी को पता है ना तो बाकी बेसिक मैथमेटिक्स है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि 25% पे रीगेन कर चुका है। क्या है ना, करंट को जीरो जाने में बहुत टाइम लगता है, तो अब इनफाइनाइट तक तो वेट नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप एक चीज बताओ, अगर आपने ये बोला कि करंट जीरो जाने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, तो एक बार चलाने के बाद इनफाइनाइट टाइम तक छोड़ना पड़ेगा, तब ये वापस आ जाएगा नॉर्मल में। कोई खरीदेगा आपका डायोड? नहीं। तो बेटा जब स्पेसिफिकेशंस दी जाती हैं उनके लिए क्राइटेरिया सेट किया जाता है। तो क्राइटेरिया हमने क्या कह दिया, जब 25% तक पहुंचेगा तो ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका होगा, उतने टाइम को रिवर्स रिकवरी टाइम हमने मान लिया। बेटा बाहर कोई ना कोई सोर्स तो लगा होगा ना, बाहर आप चाहे सोर्स लगाओ, आपको करंट फ्लो के लिए एक सर्किट तो बनाना पड़ेगा। चाहे आप सोर्स लगाओ, चाहे आप उसे एक रेजिस्टेंस से शंट करा दो, बट देयर मस्ट बी सर्टेन एलिमेंट कनेक्टेड आउटसाइड द डायोड विच अलाउज द क्लोज लूप फ्लो ऑफ करंट। हाँ, ये टॉलरेंस वैल्यू है। बेटा अभी तो पूरा ग्राफ समझाया है शकील, पूरा ग्राफ अभी यहीं समझा के आ रहा हूं। बेटा क्या कर रहे हो, एक एक पॉइंट समझाया ग्राफ का, ठीक है। इस ग्राफ का ना सिर्फ इतना रीजन मैं उठा रहा हूं, ये वाला रीजन। अब देखो ये आ गया। अब मैं कहता हूं एरिया अंडर द कर्व इज, करंट के कर्व का एरिया क्या होता है? चार्ज होता है ना, चार्ज रिमूव्ड ड्यूरिंग रिवर्स रिकवरी। जो भी चार्ज आप रिमूव कर रहे हो वही है एरिया, वही है आपका एरिया। तो अब आप क्या बोलोगे? क्यू आर आर रिवर्स रिकवरी चार्ज हाफ आई आर एम इंटू टी ए प्लस टी बी, या फिर हाफ आई आर एम। ट्राइंगल मान लिया इसे, एग्जैक्ट ट्राइंगल नहीं है, बस अप्रोक्सीमेट कर लिया है। अब यहां पे हमने बोला था एक सॉफ्टनेस फैक्टर। देखो ये सॉफ्टनेस फैक्टर क्या होता है, ये लिखा जाता है एस, विच इज टी बी बाई टी ए। अब क्या होता है, सॉफ्ट रिकवरी का मतलब हौले हौले रिकवर कर रहा है, आराम से, है ना। तो यहां पे एस इज अप्रोक्सीमेटली 1, और एक होता है तुरंत रिकवर करना, फास्ट, एकदम फटाफट झटपट, तो वहां पे एस होता है मच मच लेस देन 1। तो आप ये कह सकते हो मेरे भाई कि टी बी इज एस इंटू टी ए, ये हुआ। तो टी आर आर इज टी ए प्लस टी बी, दैट इज टी ए इंटू 1 प्लस एस, ठीक है। अब अगर आप क्यू आर आर के अंदर आई आर एम डालोगे, यहां पे हाफ आई आर एम डालो जरा, क्या आएगा? डी आई बाई डी टी इंटू टी ए इंटू टी आर आर। टी ए की जगह लिख सकते हो डी आई टी आर आर अपॉन 1 प्लस एस, ठीक है। टी आर आर और टी आर आर मिलके हो गया टी आर आर का स्क्वायर बाय 1 प्लस एस। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला, एक ये। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला व्हेन वी टॉक अबाउट रिवर्स रिकवरी। ठीक है, रिवर्स रिकवरी के अंदर ये सारी चीजें विच आर इंपॉर्टेंट। समझ में आया ना?
कुछ नहीं है बेटा, प्योर मैथमेटिक्स है। आपको अगर ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्लियर हो गया, ग्राफ कैसे बना स्टेप बाय स्टेप अगर क्लियर हो गया, तो फिर इसके बाद तो प्योर मैथमेटिक्स है। तो बेटा मशीन्स का कोर्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, येगर जो भी आपका नाम है बेटा, मशीन का कोर्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है इस चैनल पे। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ पावर डायोड। देखो पावर डायोड के अंदर 3 कैटेगरी होती हैं, जनरल पर्पस, फास्ट रिकवरी और शॉर्ट की डायोड। वन बाय वन बात करते हैं, बहुत ब्रीफ में बात करेंगे, इसमें कुछ खास है नहीं। सबसे पहले जनरल पर्पस डायोड। जनरल पर्पस डायोड जो अभी आप पढ़ के आ रहे हो वही है जनरल पर्पस डायोड। उसकी रेटिंग जो है वो आपकी हाईएस्ट होती है, मतलब तीनों डायोड में सबसे हाईएस्ट रेटिंग जनरल पर्पस डायोड की होती है। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि उसका रिवर्स रिकवरी टाइम भी ज्यादा होता है, यानी कि वो डिवाइस सबसे स्लो होती है। जस्ट अ मिनट यार, पानी पी लेते हैं। ठीक है, हाँ तो हम लोग कहां थे? सबसे पहले हम बात कर रहे थे बेटा जनरल पर्पस। ठीक है, तो जो डायोड आपने अभी पढ़ा है वो डायोड है जनरल पर्पस डायोड, विच वी स्टडीड जस्ट नाउ। ठीक है, तो उसका जो करंट रेटिंग होता है वो बेटा 1 एम्पियर से लेके किलो एम्पियर तक जाता है। ठीक है, वोल्टेज रेटिंग जो होता है वो वोल्ट से किलो वोल्ट तक जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका रिवर्स रिकवरी टाइम तकरीबन 25 माइक्रोसेकंड होता है। तो हम इसे कहते हैं स्लो डिवाइस, क्योंकि इसको बहुत टाइम लग रहा है रिवर्स रिकवरी करने में। मतलब यही तो टी ऑफ है जो आपको स्विचिंग में मैं टी ऑफ दिखाता था। ठीक है, मजा तो बेटा तुम्हें कुछ भी देता रहूंगा ना तब भी नहीं आएगा, कि इससे ज्यादा मिल जाता तो और मजा आ जाता। तो ये कहां यूज होता है? फेज और मशीन के प्रॉब्लम वीडियोस करवा रहा हूं ना हर वीकेंड, ऐसा तो नहीं है कि डीपीपी नहीं हो रहे हैं अब। अगर मशीन के लेक्चर देखोगे तो डीपीपी तो लगवाए जा रहे हैं। फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर्स में इसका यूज करते हैं, यानी रेक्टिफायर्स के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद आता है फास्ट रिकवरी डायोड। अब ये भैया फास्ट रिकवरी डायोड का फंडा क्या है? बेटा फास्ट रिकवरी डायोड में क्या करते हैं, इसके अंदर ना गोल्ड या प्लैटिनम की डोपिंग कर देते हैं। गोल्ड और प्लैटिनम डोपिंग used as traps, अब ये ट्रैप क्या होते हैं? बेटा ट्रैप क्या होते हैं, बात को समझना। ट्रैप वो एनर्जी लेवल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन को मदद करते हैं, रिकॉम्बिनेशन को फास्ट बनाते हैं। देखो बात यह है कि रिवर्स रिकवरी के दौरान आप बेसिकली डिप्लीशन विड्थ ही तो बढ़ा रहे हो। आप कर क्या रहे हो? एसेंशियली यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द डिप्लीशन विड्थ। तो डिप्लीशन विड्थ बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन और होल का रिकंबाइन करना जरूरी है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स की डोपिंग होती है जो इस रिकॉम्बिनेशन को आसान कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? ट्रैप एनर्जी लेवल्स are present in band gap
and assist in recombination, assist in recombination of electron and holes to reduce, शॉर्ट में लिख रहा हूं TRR, ठीक है। तो इनका जो TRR होता है ना बेटा, वो होता है 5 माइक्रोसेकेंड, ठीक है, 5 माइक्रोसेकेंड। तो इसका TRR कम हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखो दिखाया भी है कि ये जो N लेयर है, ये कौन सी लेयर है, ये ड्रिफ्ट वाली लेयर है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि ये जो थिक होती है, ड्रिफ्ट वाली लेयर बहुत थिक होती है, तो इसमें होल्स को अंदर तक जाने में टाइम लगता है। लेकिन बेटा यहां पे जब हम एक ट्रैप सेट कर देते हैं, ये जो है ना, ये ट्रैप है, ये ट्रैप क्या करता है, ये होल को कैप्चर कर लेता है। ट्रैप अगर होल को कैप्चर कर लेगा तो वहां पे एक तरह से रिकॉम्बिनेशन फास्ट हो गया। कहने का तात्पर्य ये है, होल्स पूरा एन लेयर को पेनिट्रेट करें ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन बीच में अगर उसे ट्रैप मिल जाए जो होल को पकड़ ले, जकड़ ले, तो वहां पे टाइम कम हो जाएगा। इसीलिए देखो रिवर्स रिकवरी फास्ट हो गया। ये ग्रीन वाला जो कर्व है, ये है फास्ट रिकवरी, काफी फास्ट हो गया, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ? तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं, होल्स फ्रॉम पी रीजन, holes from P region can combine faster with electron from trap rather than N region to reduce TRR, ठीक है, उससे TRR घटेगा। अब इसके बाद बेटा, इसके बाद आपका क्या है, लास्ट है शॉर्टकी डायोड। अब सर ये शॉर्टकी डायोड क्या चीज है, शॉर्टकी डायोड का बताओ बेटा। शॉर्टकी डायोड जो होता है ना, ये होता है मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन इंस्टेड ऑफ पीएन जंक्शन। यहां दो सेमीकंडक्टर को नहीं जोड़ते, बल्कि एक मेटल और एक सेमीकंडक्टर को हम जोड़ते हैं। तो यहां पे क्या होता है, दिस इज अ मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस, दिस इज अ मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस, क्योंकि पीएन जंक्शन नहीं है ना। पीएन जंक्शन वालों को आप माइनॉरिटी बोलते हो, लास्ट लेक्चर में समझाया था। वेरी स्मॉल डिप्लीशन लेयर। अब यहां दोनों तरफ तो सेमीकंडक्टर नहीं है, तो इसीलिए डिप्लीशन लेयर सिर्फ एक तरफ होगी, एंड दैट टू ऑन वन साइड, और वो भी बहुत पतली सी होती है। इसका जो TRR होता है ना बेटा, वो नैनो सेकंड में होता है। किस में होता है, नैनो सेकंड में। इसका TRR नैनो सेकंड में चलता है। और ये कहां यूज कर सकते हो, इसका यूज आप कर सकते हो स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS, आगे चल के पढ़ोगे, इन्वर्टर्स, चॉपर्स, यहां पे यूज कर सकते हो जहां आपको हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग चाहिए, ठीक है। समझ आ गई ये तीनों चीजें। लेकिन ये चीज ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये चीज ध्यान रखना कि एज स्पीड ऑफ डायोड इज इंक्रीजिंग, रेटिंग घटेगी, रेटिंग रिड्यूसेस। जैसे शॉर्टकी डायोड जो है ना, इसका करंट रेटिंग वो ऑलमोस्ट बस 100 एम्पियर होता है,
समझ रहे हो, किलो एम्पियर में नहीं जा पाता, बहुत बहुत हल्की डिवाइस है, ठीक है, बहुत हल्की डिवाइस है। शुभम यहां पे भी रिवर्स बाइसिंग है, यहां पे भी डिप्लीशन लेयर है, लेकिन बहुत छोटा है, बहुत ही पतला है। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। और यहां पे जो आपकी वोल्टेज रेटिंग है बेटा, वो भी बहुत स्मॉल होती है। और ये जो था ना आपका फास्ट रिकवरी डायोड, यहां पे आपका वोल्टेज रेटिंग 3 केवी तक आ जाता है, करंट रेटिंग किलो एम्पियर तक चला जाता है। तो इसमें तो ठीक ठाक रेटिंग मिलता है, लेकिन शॉर्टकी में बहुत कम मिलता है। यहां पे अप्रोक्सीमेटली 5 केवी तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो कम तो हुआ है रेटिंग, लेकिन शॉर्टकी में बहुत ज्यादा ही कम हो गया है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं आज के, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस। अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, नो और स्मॉल डिप्लीशन लेयर, ये मैंने आपको बता दिया था ना। तो टी ऑन एंड टी ऑफ इज वेरी स्मॉल, ये आप देख चुके थे। तो इसका हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, ये हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकता है। अब आज एक और चीज समझते हैं, नो पीएन जंक्शन, ध्यान से समझना। सो नो कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस में कोई कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कहां पे है, जहां पे पीएन जंक्शन होता है, नो कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन। तो इनका जो आर ऑन है वो हाई रहेगा। आर ऑन बेटा अगर हाई रहेगा तो कंडक्शन लॉस इज हाई। लेकिन टी ऑन टी ऑफ कम होने से, टी ऑन टी ऑफ कम होने से यहां पे स्विचिंग लॉस लो था, स्विचिंग लॉस वॉज लो, ठीक है। कंडक्शन लॉस लेकिन हाई हो गया। अब हम क्या कहते हैं, टू मेंटेन सेम कंडक्शन लॉस आई रेटेड लो। इसीलिए हम क्या कहते हैं यहां पे, हम ये कहते हैं बेटा लो पावर एंड हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में काम आएगा। ये समझ में आया, क्यों लो पावर हुआ, कम करंट पे चलाओगे क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है, वरना लॉसेस बहुत ज्यादा आएंगे। और इसका एग्जाम्पल है मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस का मॉसफेट, और अभी अभी आपने देखा शॉटकी डायोड। तो दो एस्पेक्ट होते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको ये लॉसेस वाला एस्पेक्ट इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हमने कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन की बात ही नहीं की थी, ठीक है, कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन की बात ही नहीं की थी। निधि आप उसको इन्वर्टर्स में चला सकते हो, फास्ट रिकवरी डायोड को इन्वर्टर में चला सकते हो। बेटा ट्रैप एक एटम है, गोल्ड या प्लैटिनम का एक एटम है जो होल को खा गया या उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ट्रैप इलेक्ट्रॉन थोड़ी है। अब माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, तो इसमें डिप्लीशन लेयर था, किस वजह से था, ड्यू टू पीएन जंक्शन, डिप्लीशन लेयर ड्यू टू पीएन जंक्शन, ठीक है। अब यहां पे क्या था, टी ऑन और टी ऑफ हाई था, जिसकी वजह से स्विचिंग लॉस वाज हाई, स्विचिंग लॉस वाज हाई, ठीक है। इसके कारण से मैक्सिमम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी वाज लो। लेकिन आज आपने एक चीज पढ़ी कि कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन से आर ऑन कम होता है ना, ड्यू टू कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन
R on is low, ठीक है, तो लो कंडक्शन लॉस, सही बात है, या फिर आप ये कह सकते हो फॉर सेम कंडक्शन लॉस हायर करंट, फॉर सेम कंडक्शन लॉस करंट इज हाई। इसका मतलब इसको ज्यादा करंट पे चला सकते हो, तो इसको हम लोग हाई पावर लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन पे चलाते हैं, सही है। जैसे रेक्टिफायर हो गया तो वहां माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस चलेगी, एग्जाम्पल रेक्टिफायर 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज पे चलता है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी है लेकिन पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है, पावर बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ये चीज। अच्छा देखो, आज एक चीज और मुझे आपको बतानी थी, वो रह गई बातों बातों में हमारी, वो ये थी कि देखो ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो मैं आपको बताता हूं, नाउ ड्रिफ्ट लेयर में डोपिंग बहुत छोटी होती है, ठीक है, इस कारण से VBD अगर ND लो है तो 1/ND हाई होगा ना, ND अगर लो है तो 1/ND हाई होगा, तो VBD इज प्रोपोर्शनल टू 1/ND एंड इट इज हाई। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ऐसे बढ़ती है, आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, पूरी ब्रेकडाउन वोल्टेज को डिराइव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसे बढ़ती है, ड्यू टू लेस डोपिंग, ड्यू टू लेस डोपिंग ब्रेकडाउन वोल्टेज आप लोगों के लिए बढ़ जाती है। इसी तरह से तो इसकी वोल्टेज रेटिंग बढ़ी थी, मैंने डायरेक्टली बोल दिया था ड्रिफ्ट लेयर से वोल्टेज रेटिंग बढ़ती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है, इसीलिए लाइटली डोप्ड रीजन लिया गया था, ड्रिफ्ट रीजन। समझ गए लाइटली डोप्ड रीजन क्यों डाला गया था, उससे ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ जाती है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन बताओ भाई, कौन सा रीजन ऐसा है जो इसकी रिवर्स ब्रेकडाउन रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, कौन सा ऐसा रीजन है विच इंक्रीजेस द रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, बताइए। अब स्वाति उसका फॉर्मूला थोड़ी मैं डिराइव करूंगा ब्रेकडाउन वोल्टेज का, ब्रेकडाउन वोल्टेज का मैंने आपको प्रोपोर्शनैलिटी बता दिया, तो अगर डोपिंग कम है, डिनोमिनेटर कम है, तो वैल्यू बढ़ गई, यस द आंसर इज ड्रिफ्ट। The reverse recovery charge of a power diode increases as the magnitude of diode forward current। बताओ, डायोड का फॉरवर्ड करंट अगर बढ़ाएंगे तो क्या रिवर्स रिकवरी चार्ज बढ़ेगा डिवाइस का? पुष्कर, अगर ऑन ऑफ करने में ज्यादा टाइम लगेगा बेटा तो जल्दी जल्दी नहीं ऑन ऑफ कर पाओगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, टाइम पीरियड बढ़ गया, सिंपल। क्या आ रहा है भाई, ट्रू या फॉल्स? अभी तक सी में ही लगे हो, बताओ क्या आएगा? ट्रू आएगा, बढ़िया। जितना ज्यादा फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा चार्जेस डिवाइस के अंदर जाएगा और इस कारण से उतना ज्यादा रिवर्स रिकवरी चार्ज बनेगा। फॉर अ गिवन फॉरवर्ड करंट, रिवर्स रिकवरी करंट ऑफ पावर डायोड विद द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ फॉरवर्ड करंट, रिवर्स रिकवरी करंट di/dt पे रिवर्स रिकवरी करंट कैसे डिपेंड करता है, ये पूछना चाह रहा है, जल्दी बताओ। di/dt पे पिछले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतना है बेटा, जितना ज्यादा फॉरवर्ड दिशा में करंट जाएगा उतना ज्यादा डिवाइस के अंदर चार्ज होगा, उतना ही ज्यादा मेहनत लगेगी उसे बाहर निकालने में। तो उसने ही तो बोला रिवर्स रिकवरी वाला जो चार्ज होता है वो फॉरवर्ड करंट पे कैसे डिपेंड करता है, वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? जितना ज्यादा करंट डिवाइस में से फ्लो करेगा उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होल होंगे जिन्हें आपको निकालना पड़ेगा। क्या आएगा? रिवर्स रिकवरी करंट डिक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज इंक्रीजेस, IRM क्या था? di/dt इंटू TA, तो यही तो हुआ, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू di/dt, यही तो रेट ऑफ डिक्रीज है।
अगर आप देखो ये जो डिवाइस का फॉरवर्ड करंट था, इसका रेट ऑफ डिक्रीज यही तो होता है, ठीक है। चलो अगला देखो यार, शॉटकी डायोड हैव नो डैश एंड वेरी लिटिल डैश। शॉटकी डायोड्स के अंदर क्या होगा? आशुतोष मैंने बताया था ना, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर और पैरेलल कनेक्शन, इस बार ये 2 टॉपिक करके आने हैं। चलो बोलो जल्दी से, टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन, ए या बी? ए आएगा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ड्रिफ्ट लेयर नहीं है ना, तो टर्न ऑन ट्रांजिएंट तो होगा नहीं। टर्न ऑन वो वाला था जो फॉरवर्ड वोल्टेज पीक करी थी, वो था टर्न ऑन। और टर्न ऑफ बहुत छोटा होगा, टीआरआर। टीआरआर तो इसके लिए डिफाइंड है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, अ पावर डायोड इज इन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड एंड द फॉरवर्ड करंट इज नाउ डिक्रीज्ड, द रिवर्स रिकवरी टाइम इज टीआरआर एंड द रेट ऑफ फॉल इज डीआई बाई डीटी, व्हाट इज द स्टोर्ड चार्ज? हार्मोनिक्स नहीं करना क्या इस बार? मतलब हार्मोनिक्स नहीं करना एज इन, बताओ क्या आएगा? रिवर्स स्टोर्ड चार्ज पूछ रहा है, क्यूआरआर। क्यूआरआर कितना है, जल्दी बोलो क्या आएगा? बी, बहुत ही बढ़िया, यही आएगा, हाफ डी आई बाई डी टी इंटू टी आर का स्क्वायर। यही तो हमने निकाला था, याद है? ट्राइंगल के एरिया से ठीक है ना, ये बन गया। शुभम मैं अभी यार एक आध दिन में, आज या कल में शॉर्ट्स डाल दूंगा, उसमें देख लेना टॉपिक्स। चलो तो बेटा आज के लिए यहीं तक रखेंगे, और ये है मेरी स्पेशल क्लासेस का लिंक। कल से मैं स्पेशल में कराऊंगा आप लोगों को एनालॉग पे बेस्ड क्वेश्चन, तो उसके लिंक आपको अपकमिंग में मिलेंगे। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पीवाईक्यू लगाऊंगा, ठीक है। अब इसके अलावा बेटा 13 तारीख इस संडे को 11 बजे होने वाला है कॉम्बैट। तो कॉम्बैट ज्वाइन करने के लिए एनरोल कर लो अनअकैडमी ऐप पे यूजिंग द कोड अंकित ESE, और ये आपको अनअकैडमी ऐप पे एनरोल करना है। फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है और टॉप 3 बच्चों को मिलेगा 100% स्कॉलरशिप। और 9 जून से यानी वेंसडे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपको 12 मंथ्स पे 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और 24 मंथ्स पे आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना है, कोड लगा देना अंकित ESE बेटा, और इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अब ये जो बैचेस हैं बेटा, ये एक तरह से लास्ट अपॉर्चुनिटी। आगे फिर जो है ना आपको कोर्स निपटाने वाली बात रह जाएगी, लर्निंग वाला पार्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब इसके अलावा अंकित ESE से अगर ज्वाइन करते हो तो 1 ईयर फीस इज 27,225, 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 ईयर 39,600। 2 ईयर्स के लिए जाना ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे और आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो विदाउट इंटरेस्ट। आइकॉनिक फॉर 1 ईयर इज 45,225, 2 ईयर 66,600। तो बेटा इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो 2 ईयर, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप चाहे तो इसमें एजुकेशन लोन फैसिलिटी भी ले सकते हो। और ये है मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल, इसको फॉलो कर लो, हेयर यू कैन चैट विद मी, ठीक है। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहती है। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें वीडियो के नीचे आपको लेक्चर कैसा लगा। बहुत जल्द फिर मिलेंगे आपके साथ, फिर बैठेंगे। थैंक यू।